नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 4.1 का पहला प्रश्न, जिसके अंदर हमें द्विघात समीकरण की जांच करनी थी, कर चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे 4.1 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें 4 कथन दे रखे हैं, 4 प्रश्न दे रखे हैं। इनको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। पहला हमें क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखी है, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमारे लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों अज्ञात हैं। जब दो चीज़ें हमें अज्ञात दे रखी हों तो उनमें कुछ ना कुछ संबंध दिया होता है, और वही संबंध हमें यहाँ पे दे रखा है। एक तो हमें संबंध दे रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई का संबंध यहाँ पे दे दिया चौड़ाई के साथ। चौड़ाई हम जितनी भी लेंगे उसका दुगना कर देंगे, उससे एक अधिक कर देंगे, वो लंबाई का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले जिसके साथ संबंध दे रखा है उसको मान के चलेंगे। तो लंबाई का संबंध चौड़ाई के साथ है, तो हम लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। भूखंड की चौड़ाई बराबर है x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर, लंबाई हमें दे रखी है चौड़ाई के दुगने। इनकी चौड़ाई को 2 से गुणा करने का कह रखा है। तो चौड़ाई x है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा x, और फिर उससे एक अधिक है। अगर अधिक होता है तो जोड़ देते हैं, कम होता है तो घटा देते हैं। एक अधिक है तो इसमें एक अधिक कर देंगे, एक जोड़ देंगे, लंबाई आ जाएगी 2x प्लस 1 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे दो अज्ञात राशि हैं तो हमें दो संबंध दिए होंगे। तो दूसरा संबंध हमें दे रखा है, पहला दे दिया लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, और दूसरा संबंध हमें ये दे दिया इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि जो भूखंड का आकार है वो आयत के आकार का है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में दे रखा है 528। लंबाई और चौड़ाई के जो हमने मान रखे हैं उनको रखेंगे। चौड़ाई की जो माप है वो हमारे पास x मीटर, और लंबाई की माप है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 पूरा पद है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लंबाई 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई ये x बराबर में 528। अब बराबर से बाईं तरफ के पद को हल कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं प्लस में दे रखी हैं और उनके बाहर एक संख्या गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा होगा। पहले 2x का गुणा हो जाएगा x के साथ, और फिर प्लस में 1 का गुणा हो जाएगा x से। बराबर में हमें दे रखा है 528। 2x का x से गुणा करेंगे तो संख्यात्मक मान तो केवल हमें 2 दे रखा है, x का x से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा में आ गई तो x की स्क्वायर, प्लस में 1 का गुणा x से करेंगे तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वापस वही संख्या आती है, तो यह आ जाएगा x बराबर में 528। अब सभी पदों को बाईं तरफ ले आते हैं। तो बाईं तरफ हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x, प्लस के 528 हैं ये हो जाएंगे माइनस के 528, और बराबर में बचेगा 0। जो हमें कथन दे रखा था उस कथन से समीकरण बन गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। आगे 2 नंबर पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं। क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, इनकी दो लगातार धनात्मक संख्याएं हमें दे रखी हैं और उनका गुणनफल है, गुणा करने पर हमें 306 आता है। तो पहले हमें दोनों पूर्णांकों को मानना होगा, दोनों ही हमारे लिए अज्ञात हैं। तो जब लगातार पूर्णांक हमें दे रखे हैं तो एक पूर्णांक जैसे कि हम 10 लें तो इससे आगे वाला पूर्णांक होता है 11, जो कि 10 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अगर हम पहला पूर्णांक 15 लें तो इससे आगे वाला पूर्णांक हो जाएगा 16, यानी कि 15 के अंदर 1 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। अगर हम पहला पूर्णांक 20 लें तो इससे आगे वाला पूर्णांक होगा 21,
यानी कि 20 के अंदर 1 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है। तो पहला जो भी पूर्णांक हम मानते हैं उसमें 1 जोड़ने पर उससे ठीक आगे वाला पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार अगर हम पहले पूर्णांक को x मान लें तो आगे वाला पूर्णांक कैसे प्राप्त होगा? पहला पूर्णांक 20 मानने पर 20 में 1 जोड़ते हैं तब आगे वाला पूर्णांक आता है। तो पहला पूर्णांक x मानेंगे तो इससे आगे वाला हो जाएगा x प्लस 1। तो हम लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x, 2 नंबर पार्ट, तब क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तब क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो इससे ठीक आगे वाला लिख रहे हैं तो इससे एक अधिक होगा तो x में 1 जोड़ देंगे, ये इससे ठीक आगे वाला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का गुणनफल दे रखा है तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणा कर देंगे। पहला पूर्णांक हमारे पास है x गुणा दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1, एक पूरी संख्या दे रखी है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1 बराबर में इनका जो गुणा करते हैं वो गुणा प्राप्त हो रहा है हमें 306, तो बराबर में आ जाएगा 306। दो संख्याएं ब्रैकेट में प्लस में दे रखी है, एक संख्या बाहर गुणा में, तो गुणा वाली संख्या का पहले x से गुणा होगा और फिर इसका 1 से गुणा होगा। तो पहले x का गुणा x से फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो दोनों तरफ चिन्ह प्लस दे रखा है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, x का गुणा हो जाएगा 1 से, बराबर में दे रखा है 306, गुणा करेंगे x का x से गुणा, 2 बार गुणा में आ गया तो x की 2 घात आ जाएंगी, प्लस में x का 1 से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा बराबर में 306। अब सभी पदों को बाईं तरफ ले आते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस के हो जाएंगे 306 और बराबर में आ जाएगा 0। ये हमें जो कथन दे रखा है उसके अनुसार समीकरण बन जाएगी। आगे 3 नंबर हमें दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु जो कि हमें वर्षों में दे रखी है उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें समीकरण का निर्माण करना है। तो रोहन की वर्तमान आयु है वो हम x मान लेते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न जो चीज ज्ञात करनी है वो x मान ले। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। अब हमें रोहन की माँ दे रखी है तो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की जितनी भी उम्र होगी उसमें 26 जोड़ देंगे तो वो उसकी माँ की उम्र हो जाएगी। अगर रोहन की उम्र 4 वर्ष है तो उसकी माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि 4 में 26 जोड़ेंगे तो उसकी उम्र आ जाएगी कितनी? 30 वर्ष। तो जितने वर्ष बड़ी होती है, यानी कि कोई भी संख्या एक संख्या से अगर बड़ी दे रखी है तो जोड़ देते हैं उतना ही, और अगर छोटी दे रखी है तो उतना ही घटा देते हैं। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, अब माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की आयु में 26 जोड़ देंगे, ये रोहन की माँ की आयु आ जाएगी। अब आगे हमें उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है और ये गुणनफल कब का दे रखा है? अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि अब जो उनकी उम्र है ना उससे 3 साल बाद में जो उनकी उम्र होगी उनका गुणनफल दे रखा है। तो पहले हमें इनकी 3 वर्ष बाद की उम्र ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 वर्ष बाद। इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार तो बाद की उम्र का गुणनफल या योगफल दे दे या उनके वर्गों का योग दे दे, या फिर जो हमें वर्तमान आयु दे रखी है उससे पहले के वर्षों का पूछ ले, जैसे कि 3 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले। तो पहले या बाद की दे रखी है तो हमें पहले या बाद की जो भी उम्र दे रखी है वो ज्ञात करते हैं पहले। तो 3 वर्ष पश्चात की उम्र का गुणनफल है तो 3 वर्ष पश्चात हम देखते हैं कि रोहन की आयु कितनी हो जाती है। रोहन की आयु, रोहन अब x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु है वो 3 वर्ष बढ़ जाएगी, और जितने वर्ष बढ़ती है उतना ही जोड़ देते हैं तो उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। जैसे कि अभी रोहन की उम्र 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन हो जाएगा 13 वर्ष का, यानी कि उसकी उम्र है वो 3 साल बढ़ जाएगी। और अगर पहले का पूछे 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले वो 3 साल छोटा था, यानी कि उसकी उम्र थी 7 वर्ष। तो पहले का पूछे तब हम जितने वर्ष पहले का पूछे वो संख्या घटा देते हैं। ठीक इसी प्रकार
रोहन की माँ की आयु अगर हमें देखनी हो 3 वर्ष बाद, तो अब उसकी माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 साल बड़ी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। अब यहाँ पे 26 और 3 दोनों अचर पद दे रखे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 26 और 3 हो जाएंगे 29 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु तो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। और हमें इनकी आयु का दे रखा है गुणनफल। तो अब हम इन दोनों की 3 वर्ष बाद की जो आयु है उसका गुणनफल करते हैं। तो प्रश्नानुसार, ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है, प्रश्नानुसार रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु, ये हमें दे रखी है x प्लस 3, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक पद दे रखा है हमें ये पूरा, और उसकी माँ की आयु ये हमें दे रखी है x प्लस 29, और इनका हमें दे रखा है गुणनफल। इसका मतलब हमें इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे और बराबर में इनका जो गुणा है वो हमारे पास है 360, तो गुणा करेंगे तो वो बराबर में आ जाएगा 360। अब हमारे पास बराबर से पहले दो पद ब्रैकेट के अंदर आ गए, तो इसको हल करते हैं। तो दोनों तरफ ब्रैकेट में दो दो पद हैं, तो पहले ब्रैकेट के पहले पद को पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे। तो पहले x का गुणा होगा पूरे ब्रैकेट x प्लस 29 के साथ, आगे हमें दे रखा है प्लस 3। अब इस प्लस 3 का पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा x प्लस 29 से, और बराबर में हमें दे रखा है 360। अब हमारे पास दो पद आ गए जिनके अंदर एक एक संख्या ब्रैकेट के अंदर दे रखी है, जिसमें दो संख्या प्लस में और एक संख्या उनके बाहर गुणा में। तो गुणा वाली संख्या का दोनों से अलग अलग गुणा होगा। पहले x का गुणा हो जाएगा x से, फिर x का गुणा होगा प्लस 29 से, तो दोनों तरफ प्लस चिन्ह प्लस आ जाएगा, x का गुणा हो जाएगा 29 से। ठीक इसी प्रकार 3 के गुणा में ब्रैकेट दे रखा है जिसमें दो संख्या है, तो 3 का पहली संख्या x के साथ गुणा होगा, दोनों तरफ चिन्ह प्लस है तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, 3 गुणा x। फिर उसके बाद में 3 का गुणा 29 से होगा, दोनों तरफ प्लस चिन्ह है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, 3 गुणा 29, और बराबर में दे रखा है 360 डिग्री। हल करते हैं आगे इसको, x गुणा x दो बार गुणा में आ गया तो x की 2 घात, प्लस में 29 को x से गुणा करेंगे 29x, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे 3x, प्लस 3 का 29 से गुणा करेंगे 87, बराबर में 360 डिग्री। बाईं तरफ के पदों को हल करते हैं, एक्स स्क्वायर के समान और कोई दूसरा पद हमें नहीं दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x की 1 घात के दो पद दे रखे हैं, दोनों प्लस के गुणांक जोड़ देंगे, 29 और 3 हो जाएंगे 32x, प्लस के 87, प्लस के 360 दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के 360, और बराबर में बचेगा 0। आगे इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, दो हमें अचर पद दे रखे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 360 में से हम 87 को घटाते हैं, तो 360 में से 87 को घटाएंगे, पहले 10 में से 7 घटाएंगे 3, फिर यहाँ पे बचेंगे 5, उधार लेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ पे बचेंगे 2, 2 में से 0 घटाएंगे 2, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 273 और बराबर में 0। तो जो हमें संबंध दे रखा था उस संबंध के अनुसार जो हमारे पास समीकरण आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273 बराबर 0। आगे 4 नंबर, हमें दे रखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। वो दूरी तो तय करती है 480 किलोमीटर, और जो चाल है वो उसकी क्या है, समान है, यानी कि पूरी दूरी में वो एक समान चाल से चलेगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले रेलगाड़ी जिस चाल से चल रही है उसमें से चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर देते हैं, तो चाल को कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा, और कितना समय अधिक लगा है वो हमें दे रखा है कि 3 घंटे है वो अधिक लेती है, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो हमें यहाँ पे समय का अंतर दे रखा है, तो दोनों स्थितियों में हम समय ज्ञात करते हैं और समय को घटाएंगे या उनका अंतर निकालेंगे दोनों समय का, तो वो अंतर हमें दे रखा है 3 घंटे। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम चाल मान के चलते हैं, जो चीज़ ज्ञात करनी होती है उसी को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल
बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर दूरी तय करती है। कुल दूरी है वो हमें दे रखी है, कुल दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। हमें जो अंतर दे रखा है वो समय का दे रखा है, तो समय निकाल लेते हैं। लगा समय, अब ये पहला समय निकाल रहे हैं तो इसे t1 से लिख देंगे, क्योंकि हमें दूसरी चाल भी दे रखी है जो कि इस चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, कुल तय की गई दूरी बट्टे चाल। तो समय t1 बराबर आ जाएगा, कुल दूरी तो वो 480 किलोमीटर तय करती है, बट्टे चाल उसकी हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बट्टा x, और समय जो आएगा वो आएगा घंटे में। तो 480 बट्टे x घंटे का समय उसे लगता है जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब हमें चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम दे रखी है, तो हम लिखेंगे कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब उस रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो अब जो चाल दे रखी है उससे कम दे रखी है, कम दे रखी है इसका मतलब उतना ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे कि पहले चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अगर उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, यानी कि अब चाल हो जाएगी उसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले जो चाल थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो उसमें से 8 हमने क्या किया, घटाया। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे पहले चाल हमें दे रखी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, अब उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो इसमें से 8 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो नई चाल आ जाएगी हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी हमें वही दे रखी है, क्योंकि उसी दूरी को वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम दूरी चाल से तय करती है। कुल दूरी बराबर हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। अब हम लगा समय ज्ञात करते हैं कि अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ना होके x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब उसे कितना समय लगेगा। ये दूसरा समय ज्ञात कर रहे हैं, इसे t2 से लिख देंगे। t2 बराबर समय का सूत्र वही होता है कुल दूरी बट्टा चाल। कुल तय की गई दूरी है वो तो हमें दे रखी है 480 किलोमीटर, बट्टे चाल हमारे पास अब है x माइनस 8, एक पद है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और मात्रक आ जाएगा घंटे। ये हमारा बाद का समय आ गया। अब दोनों चालों से जब वो दूरी तय करती है तो उसे जो समय लगता है उस समय में जो अंतर है वो हमें दे रखा है 3 घंटे, इनके 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो इसका मतलब दोनों समय को हम घटाएंगे और इनका जो घटाव है वो आएगा 3 घंटे। अब किस में से घटाना है, t1 में से t2 घटाना है या t2 में से t1 घटाना है। तो देखिए चाल अधिक होगी समय कम लगेगा, चाल कम होगी समय अधिक लगेगा। तो बाद में चाल कम हुई है, बाद में चाल कम हुई है इसका मतलब बाद में समय अधिक लगा है। तो प्रश्नानुसार बाद वाले समय में से पहले वाले समय को घटाते हैं, तो बाद वाले समय को लिखा है हमने t2 से और पहले वाले समय को लिखा है t1 से। इन दोनों का जो अंतर है वो हमें दे रखा है 3 घंटे। t2 का मान हमारे पास है 480 बट्टे ब्रैकेट में x माइनस 8, आगे माइनस का चिन्ह। t1 पहले समय जो लगा था वो था 480 बट्टे x और बराबर में है 3। अब हमारे पास संख्याएं भिन्न के रूप में आ गई, तो भिन्न में जब हमारे पास संख्या आ जाए तो हर के रूप में जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका लघुत्तम लेके और उसका प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। यहाँ पे जो हमें संख्याएं दे रखी हैं हर के रूप में वो चर राशि के रूप में, तो जितनी भी हमें संख्या दे रखी है उनका गुणा कर दें। तो एक तो संख्या हमें दे रखी है x माइनस 8 और एक संख्या हमें दे रखी है x, तो x माइनस 8 गुणा x का प्रत्येक पद में गुणा करने पर, प्रत्येक पद में हम गुणा कर देते हैं। तो प्रत्येक पद में गुणा करने पर हमारे पास 3 पद हैं। पहला पद है 480 बट्टे x माइनस 8, इसका गुणा करेंगे हम x माइनस 8 गुणा x से, माइनस दूसरा पद है 480 बट्टे x, इसका भी गुणा करेंगे x माइनस 8 गुणा x से, बराबर में दे रखा है तीसरा पद हमें 3 का भी हम गुणा करेंगे ब्रैकेट में x माइनस 8 गुणा x से। अगर हमें संख्या ब्रैकेट में दे रखी है तो अगर ब्रैकेट एक जैसा है तो वो दोनों संख्या एक जैसी होंगी। जैसे यहाँ पे नीचे हमें ब्रैकेट दे रखा है x माइनस 8 और ऊपर ब्रैकेट दे रखा है x माइनस 8। अगर x की जगह यहाँ पे समान संख्या रखें, जैसे कि x की जगह हम रखते हैं 10,
तो ऊपर भी 10 माइनस 8 2 बचेगा और नीचे भी 10 माइनस 8 2 आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं समान होंगी। तो पूरे ब्रैकेट में भाग है वो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे केवल बचेगा हमारे पास 480 के गुणा में x माइनस दूसरा पद है उसमें हमें ऊपर गुणा में दे रखा है x और नीचे गुणा में दे रखा है x। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x को देखें तो यहाँ से पूरे ब्रैकेट को हल करना होगा। पहले हमें बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद में संख्याएं देखते हैं कि अगर समान है तो ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर केवल ब्रैकेट का भाग दिया जा सकता है, वो भी तभी जब दोनों एक जैसे हों। तो यहाँ पे x है वो गुणा में और नीचे वाला जो x है वो भाग में है, तो x में x का भाग एक बार चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 480 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8 बराबर में हमें 3 के गुणा में ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 8 और x है वो बाहर गुणा में दे रखा है, तो 3 का x से गुणा कर सकते हैं 3x और ब्रैकेट में हमें दे रखा है x माइनस 8। अब ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनका ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 480x, आगे पहले 480 का गुणा होगा x से, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के चिन्ह माइनस आ जाएगा, तो माइनस के 480x, फिर 480 का गुणा करेंगे 8 से, दोनों संख्याएं माइनस के चिन्ह प्लस आ जाएगा। 480 का 8 से गुणा करें तो 8 का 0 से गुणा 0, 8 अठे 64 बचेंगे 6, 8 चौके 32 और 6 हो जाएंगे 38, तो प्लस के आ जाएंगे 3840, फिर बराबर का चिन्ह। अब ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं, तो बाहर वाली संख्या का दोनों से गुणा होगा, 3x का गुणा पहले हो जाएगा x के साथ, फिर 3x का गुणा माइनस 8 से, विपरीत चिन्ह की संख्या चिन्ह माइनस आ जाएगा और 3x के गुणा में 8। आगे इसको हल करते हैं तो हमारे पास x के दो पद आए हैं, एक में प्लस चिन्ह है दूसरे में माइनस चिन्ह है, घटाव हो जाएगा। 480 में से 480 घटाएंगे 0 बचेगा, x का पद तो 0 आ जाएगा, अचर पद बचेगा 3840 बराबर में 3x का x से गुणा करेंगे तो संख्यात्मक मान 3 है, x का x से गुणा 2 बार गुणा में आ गया x की 2 घात, फिर माइनस चिन्ह 3x का 8 से गुणा करेंगे, संख्याओं का गुणा करते हैं, 3 का 8 से गुणा 24 गुणा में x। अब यहाँ पे पूरे दाएं पक्ष को बाईं तरफ और बाएं पक्ष को दाईं तरफ लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 24x बराबर में 3840। 3840 पहले, इसको बराबर के बाद में लिख दिया, और 3x² माइनस 24x बराबर के दाईं तरफ है, इस पूरे पद को बराबर के बाईं तरफ ले आए। पूरे बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में बदलने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब इसके बाद में दाईं तरफ हमें 3840 दे रखा है, इसको बाईं तरफ ले आते हैं तो 3x² माइनस के 24x 3840 हो जाएंगे माइनस के, बराबर में बचेगा 0। अब प्रत्येक पद के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो प्रत्येक पद में 3 का भाग दे दो। अगर यहाँ तक हम छोड़ेंगे तो ये भी सही है, और इसको आगे और हल कर सकते हैं। 3 का सभी संख्याओं में भाग जा रहा है, तो 3 का प्रत्येक पद में भाग देने पर, तो पहले पद में 3 का भाग देंगे एक बार जाएगा तो ये बचेगा x² माइनस 24 में 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार 8x माइनस 3840 में 3 का भाग देंगे ये जाएगा 1280 बार, और बराबर में बचेगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। तो जो हमें कथन दे रखा था उस कथन के अनुसार समीकरण बनेगी x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब आगे इसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात रेलगाड़ी की चाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल समीकरण पूछी थी।